हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से परीक्षालय में स्वागत है। आज हम जनरल स्टडीज़ में इंडियन पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। सारे क्वेश्चन एकदम चुनिंदा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है एग्ज़ाम में। ये सारे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ पूरा क्वेश्चन को देखिएगा। डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, सारे ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है 352, आर्टिकल 352। ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अब देखिए, भारत का संविधान जो है वो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के आपातकाल से निपटाने के लिए असाधारण शक्ति देता है। अब जैसे 352 का जो है ये राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। राष्ट्रपति इस बात से अगर संतुष्ट हो जाए कि युद्ध होने की आशंका है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, ये सब अगर कारण उसे नज़र आए, तो वह पूरे देश में या कि देश के किसी भी हिस्से में वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में आपात 1962 में लगा था, 1962 में पहली बार, ठीक है, जिसमें चीन का आक्रमण हुआ था। दूसरी बार 1971 में लगा था, 1971 में दूसरी बार लगा था जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। और तीसरी बार 1975 में लगा था। तीसरी बार कब लगा था? 1975 में। ये आंतरिक अशांति को देखते हुए लगाया गया था 1975 में। ठीक है, तो 3 बार लग चुका है। पहला बार 1962 में, दूसरा बार 1971 में और तीसरा बार 1975 में। ठीक है, तो ये 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है। अब देखिए, अगर 356 का बात करें तो 356 के तहत जो है राज्य में आपातकाल लगाए जाते हैं, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, 356 में। अब ये लगता कैसे है? तो इसे भी राष्ट्रपति ही लगाते हैं, लेकिन इसके लिए इसका सिफारिश राज्यपाल करते हैं। जब राज्यपाल को लगे कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तब राष्ट्रपति शासन लगता है। अब राष्ट्रपति शासन का बात करें तो सबसे पहले राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था 1951 में, ठीक है ना। सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगा था, ठीक। उसके बाद अगर देखा जाए, इसमें कुछ और पॉइंट देखें तो अभी तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन यूपी में लगा है। 10 बार, टोटल 10 बार लगा है यूपी में। यूपी में 10 बार लगा है, ठीक है ना। ये हो गया। और अगर अनुच्छेद 360 का बात करें तो ये वित्तीय आपात होता है, ठीक है ना। यदि राष्ट्रपति देखे कि हमारे देश में वित्तीय स्थिरता और साख से संतुष्ट नहीं है, मतलब लग रहा है कि नहीं, हम वित्तीय रूप से अच्छे नहीं हैं, फिनंशियल कंडीशन, तो ये लगता है। ये अभी तक हमारे देश में एक बार भी नहीं लगा है अनुच्छेद 360, ठीक है। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस हो गया इसका पोस्टमार्टम। 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगता है, पहली बार 62 में, फिर 71 में, फिर 75 में, 3 बार लगा है। 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। सबसे पहले पंजाब में लगा था 1951 में, सबसे ज़्यादा बार यूपी में लगा है 10 बार। और 360 के तहत वित्तीय आपात लगता है, ये हमारे देश में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो सबसे पहली बार बिहार विधानसभा की बैठक 1913 में बुलाया गया था, ठीक है। जैसा कि पता है 1913 में पहली बार विधानसभा। देखिए 1912 में विधान परिषद का गठन हुआ था, बिहार विधान परिषद का। 1912 में बिहार विधान परिषद का गठन हुआ, ठीक है। और उससे भी पहले 1911 में 12 दिसंबर 1911 में उड़ीसा और बिहार को एक नया प्रांत बनाया गया, नया राज्य बनाया गया था,
ठीक है ना। ठीक है, इस तरह से 1913 में पहली बार बैठक हुई थी। बाकी ये सब जानकारी भी आप लोग याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें तो आम चुनावों में मतदान ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये भी मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी मौलिक कर्तव्य है। और संविधान का पालन तथा उनके आदर्शों का सम्मान करना भी मौलिक कर्तव्य है। देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है वो हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और किनके सिफारिश पे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे उन्हें जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे इसे जोड़ा गया था। और इसे 51A में रखा गया है, आर्टिकल 51A में रखा गया है। ठीक, आर्टिकल के 51A में मौलिक कर्तव्य। कैमा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976, सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर। ये सारे पॉइंट एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो इसे तो भूलना ही नहीं है। ठीक है ना। अब बाकी टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, तो 11 मौलिक कर्तव्य को याद रखिएगा टोटल। ठीक है ना। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो ये बोला गया है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी उसे अपॉइंट नहीं किया जाएगा, या किसी भी अन्य खतरनाक जो काम है उन सब में इन 14 से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं रखा जाएगा। ठीक है ना। ये सब जगह लागू है। ठीक है, लेकिन वैसा जगह जहाँ पे कोई खतरनाक काम नहीं होता हो तो वहाँ पे अपॉइंट हो सकता है 14 वर्ष से कम बच्चों को। मेनली देखिए, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। 2 आर्टिकल है शोषण के विरुद्ध में, 23 और 24। ठीक है ना। तो 23 में है बालात श्रम, कि आप ज़बरदस्ती या दुर्व्यवहार के साथ किसी से काम नहीं करवा सकते हैं। और वही 23 के 1 आर्टिकल जो है 23 के 1 में, उसमें मानव तस्करी, समझ गए ना, मानव तस्करी, श्रम, इन सब जबरन किसी से काम करवाना, ये आर्टिकल 23 में इन सब चीज़ों को रोका गया है। और आर्टिकल 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या खतरनाक रोजगार में हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक हो गया। अब आर्टिकल 26 का अगर हम बात करें तो आर्टिकल 26 जो है ये स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बोलता है कि धार्मिक कार्यों का प्रबंध की स्वतंत्रता है आर्टिकल 26 में। और आर्टिकल 21 में क्या है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। आर्टिकल 21 में और 20 में क्या है वो मैं बता देता हूँ कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। और आर्टिकल 21 में क्या है ये आपको कमेंट करके बताना है। और आर्टिकल 26 में ये धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है ना। हो गया टोटल। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, अब बोल रहा है कि संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बोला गया है कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान में का हिस्सा नहीं था। तो ये बात सही है। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये मूल रूप से संविधान में नहीं था। ये 42वां संविधान संशोधन, ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था। 1976 प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को बताती है। बिल्कुल सही बात है।
प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं, प्रस्तावना न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट बोला है। हमारा आंसर यही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है और इसे लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन केशवानंद भारती एक केस आया था, उसमें बोला गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, और उसी के तर्ज पे ये 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में ये समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ए बी सब संविधान के लिए सही है। एक गणतंत्र लोगों को संविधान के तहत सभी प्राधिकरणों के स्रोत के रूप में संदर्भित करता है, ये भी हमारा सही है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है और आंसर यही होता है। ठीक ना, आगे चलें। अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? देखिए, अनुच्छेद 32 जो है ये आता है हमारा मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, और फंडामेंटल राइट भाग कितने में है? तो भाग 3 में है। फंडामेंटल राइट्स किस में है? भाग 3 में। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार है और ये 32 इसी के बीच में आता है। तो हमारा ये भाग 3 में है। अगर भाग 2 का बात करें तो भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है ना, जो कि आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। आर्टिकल 5 से लेके 11 तक भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता है। और भाग 1 में क्या है? भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, 1 से लेके 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है ना। और भाग 4 में हमारा क्या है? डीपीएसपी। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो 36 से 51 आर्टिकल, 36 से 51। ठीक, सारा हो गया। 32वां क्या है? भाग 3 में है, ये मूल अधिकार से आता है। भाग 2 में क्या है? एक देख लेते हैं पहले। भाग 1 में क्या है? 1 से 4 आर्टिकल तक है, संघ और राज्य क्षेत्र हैं इसमें। भाग 2 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसको बोलते हैं हिंदी में। ये 36 से लेके 51 तक है। तो सारे ऑप्शन भी देख लिए हम लोग। ठीक है ना। अच्छा, आर्टिकल 32 में क्या बोला गया है? बोल सकते हैं, बता सकते हैं? आर्टिकल 32, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया। ठीक है ना। 5 प्रकार की रीट दी गई है इसमें। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में बताइए तो 5 रीट क्या है, फटाफट कमेंट कीजिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अच्छा, कौन सा संशोधन किया गया था और जिसके तहत शिक्षा के अधिकार दिया गया? पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत हमें शिक्षा का अधिकार दिया गया और इसे आर्टिकल 21A में, आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। ठीक ना, आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है, 2002 में जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन। ठीक, और पता ही है भाग 3 में आएगा। इसमें बोला गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य रूप से देना है, ये उसका मौलिक अधिकार है। अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिलता है तो वो कोर्ट जा सकता है भाई। ठीक है ना। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 आर्टिकल 21 के ए में रखा गया है। इसको क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मौलिक अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। अगर बाकी ऑप्शन को अगर हम देखें तो 87वां संविधान संशोधन में ये बोला गया है
कि 2001 के जनगणना के आबादी के आंकड़ों का उपयोग करते हुए किसी भी संसदीय सीटों या राज्यव्यापी वितरण किया जाएगा। ये 87वां संविधान संशोधन है कि 2001 के जनगणना के अनुसार। और 88वां संविधान संशोधन में है कि इसे सेवा कर के उपयोग के लिए वैधानिक कवर को बढ़ाया गया है 88वां में। और 89वां संविधान संशोधन जो है ये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग या अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग में विभाजित किया गया है। ठीक है ना, ये 89वां संशोधन। अरे मतलब कि अनुसूचित जाति और जनजाति है उसके लिए आयोग की बात कही गई है 89 में। ठीक, तो संवैधानिक संशोधन करके शिक्षा का अधिकार किसके द्वारा, 86वां संविधान संशोधन आर्टिकल 21A में रखा गया, 2002 में किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है? अगर देखा जाए अपनाया नहीं है ना। देखिए, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन जो है ये कनाडा से नहीं लिया गया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये जो है आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड से ये लिया गया है। बाकी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया। केंद्र राज्य द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भी कनाडा से लिया गया है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय ये भी कनाडा से लिया गया है। अगर और बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, ये भी कनाडा से लिया गया है। और ये राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति तो कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी ये भी लिया गया है। और इसके अलावा एक जो बताया कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, ये भी कनाडा से लिया गया। ये 4 चीज़ कनाडा से लिया गया है। एक सशक्त केंद्र और संघीय व्यवस्था, राज्यपाल की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय और अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित रहेगा। ये 4 चीज़ कनाडा से लिया गया। ठीक है ना। और ये राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन ये आयरलैंड से लिया गया है। तो हो गया। अगर देखें तो बहुत जगह से लिया गया है, लेकिन उतना अगर बताएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन में जिस तरह का आएगा उस तरह से बताते जाएंगे। आगे चलते हैं। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा रूस से लिया गया था। 5 ईयर प्लान, जिसे अब बंद कर दिया गया है, 5 ईयर प्लान। भारत के संविधान ने अपने अधिकांश प्रावधानों को अलग अलग देश से लिया है, जिसमें रूस के महत्व देखें तो रूस से 2 चीज़ लिया गया है। एक तो ये पंचवर्षीय योजना लिया गया है और दूसरा मौलिक कर्तव्य, जो भी देखे थे ना हम 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह के सिफारिश पे जो ऐड किया गया था। वास्तव 11 मौलिक कर्तव्य हैं टोटल अभी। तो ये रूस से ही लिया गया था, एक पंचवर्षीय योजना और एक मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये दोनों रूस से लिया गया। ठीक। अगर कुछ और अगर देखें एक्स्ट्रा में इसमें, तो इंग्लैंड से देखें या ब्रिटेन से देखें तो ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय स्वरूप, कानून के नियम, एकल नागरिकता, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य, द्विसदन, प्रदेश, रिट, ये सब इंग्लैंड से लिया गया है। और अगर यूएसए का बात करें, अमेरिका का बात करें, तो वहाँ से मौलिक अधिकार लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है और न्यायिक समीक्षा, महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, ये सब अमेरिका से लिया गया है। और अगर जर्मनी का बात करें तो यहाँ से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया है। ठीक है। तो सारा कुछ बोल दें, इतना लिख नहीं पा सकते ना इस पर, तो सब कुछ एक बार देख लीजिएगा, नहीं होगा तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? तो लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 65 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। बेचारा 1966 में
गए थे समझौता करने के लिए, और संदिग्ध रूप से इनका लाश मिलता है होटल के कमरे में। ठीक है ना। तो 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उन्होंने 64-65 तक रहा। 65 में भारत पाक का युद्ध हुआ। इनका जन्मदिन जो है वो 2 अक्टूबर गांधी जी के साथ होता है। इन्होंने एक प्रसिद्ध नारा दिया था, जय जवान जय किसान। 10 जनवरी 1966 को वही ताशकंद समझौता एक होता है 1966 में ताशकंद में, और वहीं पे इनकी संदिग्ध रूप से मृत्यु हो जाती है, और मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का जो है वो शांति स्थल विजय घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, विजय घाट के नाम से। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का जो विचार है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। अगर और चीज़ देखें तो ऑस्ट्रेलिया से हम क्या क्या लिए हैं? समवर्ती सूची लिए हैं, व्यापार की स्वतंत्रता लिए हैं, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार लिए हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लिए हैं। ये सारे चीज़ हम जो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ठीक है ना। और अगर कनाडा के बात करें तो अभी देख लिए थे हम लोग कनाडा के बारे में कि एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में की अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल और सर्वोच्च न्यायालय का एक सलाहकार का क्षेत्रकाल या परामर्शी जो बोले थे, ये कनाडा से हो गया। जर्मनी से भी अभी देख लिए थे हम लोग। दक्षिण अफ्रीका से देख लेते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, मुख्य रूप से आर्टिकल 368। तो ये संशोधन का प्रक्रिया लिया गया था। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। जर्मनी से तो लिया गया था वही आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। तो इस तरह से सारे ऑप्शन हमने देख लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी की कलम लेके लिखते जाइए, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा। लिखते जाते हैं तो याद बहुत भी हो जाता है। ठीक है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के लिए प्रावधान शामिल है? अब चुनाव आयोग का बात करें तो आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 324 में कहा गया है कि एक चुनाव आयोग का होगा। अगर 324 को और एलाबोरेट करें तो 324(1) में कहा गया है कि संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करना, निर्देशांक और नियंत्रण इस संविधान के तहत आयोजित एक आयोग में निहित होगा, और ये चुनाव आयोग होगा। ये ऐसा आर्टिकल 24(1) में। 24(2) में कहा गया है कि चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। बोला कि आर्टिकल 324(2) में बोला गया है कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। समझ गया। अभी टोटल 3 मेंबर होता है ये इलेक्शन कमीशन में। एक होता है जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। टोटल 3 मेंबर है अभी फ़िलहाल। और आर्टिकल 143 में बोला गया है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान 143 में कहा गया कि राष्ट्रपति जो है अगर कुछ विधिक मामला हो तो वो उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यह आर्टिकल 143 में। ठीक है ना। और अगर 243 का बात करें तो 243 में है पंचायत के बारे में, और 233 का बात करें तो जिला न्यायाधीश के बारे में। ठीक है ना। तो मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट 324, 143, 243 पंचायती राज। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, आगे चलते हैं। लोकसभा का पहला चुनाव। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में होता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में होता है। ठीक ना। इसमें कुछ ऐसा डेटा है नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया?
तो भारत को क्या है, पहला लाइन ही, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी कुछ एलाबोरेट करने का ऐसा है नहीं, ये प्रस्तावना में बोला गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये है पूरा प्रस्तावना। अगर याद होगा तो पहले ही लाइन में है ये, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? देखिए सबसे ज़्यादा अगर लोकसभा की सीट का बात करें तो वो है यूपी। यूपी में टोटल 80 सीट है। और पश्चिम बंगाल का अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में हमारा 42 सीट है। और मध्य प्रदेश का बात करें तो यहाँ 29 सीट है। और बिहार का बात करें तो अपना बिहार में 40 सीट है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में हो जाता है लोकसभा का सीट 80, ठीक। तो याद हो गया चारों, बिहार में 40, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल 42 और उत्तर प्रदेश में 80। तो ये हमारा हो गया चारों। आगे चलते हैं। सबसे ज़्यादा कौन है? उत्तर प्रदेश। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जाएगा और इसका सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, ठीक है ना। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को पूर्ण रूप से भंग किया जा सकता है, ठीक ना। इसके लिए प्रधानमंत्री सिफारिश करेंगे कि लोकसभा को भंग कर दिया जाए। उसके बाद फिर से लोकसभा का चुनाव होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? ठीक, 8वीं अनुसूची, टोटल 12 अनुसूची है। टोटल कितने अनुसूची हैं? 12। तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है, ठीक है ना। 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा है। लेकिन अगर बात करें तो मूल संविधान में टोटल 14 भाषा था। मूल संविधान में कितना भाषा था? 14। मूल संविधान में 14 भाषा था और अभी कितने भाषा हैं? 22, ठीक है। तो चलते हैं, फिर बाद में संशोधन करके 8 भाषा को जोड़ा गया था। चौरासीवें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की सदस्य को कब तक अपरिवर्तनीय कर दिया गया? तो ये 2026 तक। 2026 तक लोकसभा के सीटों में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये 84वें संविधान संशोधन में बोला गया है। और जब 2026 के बाद इसे मतलब परिवर्तन होगा तो 2001 के जनगणना के अनुसार होगा। किसके? 2001 के जनगणना के अनुसार, ठीक है ना। और 2026 तक जितने भी सीट है लोकसभा का ज्यों का त्यों रहेगा। और 2026 के बाद अगर परिवर्तन होगा तो 2001 के जनगणना के अनुसार होगा। ये 84वां संविधान संशोधन में बोला गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। महान्यायवादी का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो महान्यायवादी को अपॉइंट करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति करता है अपॉइंट। और ये आर्टिकल कितने में है महान्यायवादी? बताइए। महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में बोला गया है कि महान्यायवादी होगा, ठीक है। और राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार उसका कार्यकाल होगा। जितना दिन राष्ट्रपति का इच्छा होगा उतना दिन ये कार्यकाल अपना कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल बात क्या हो गया कि आर्टिकल 76 में है महान्यायवादी, राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं और राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही ये अपने पद पे बने रहते हैं, ठीक है। टोटल समझ में आ गया। आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक। आगे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। देखिए अनुच्छेद 19 में क्या सम्मिलित नहीं है? तो मनोरंजन, आमोद प्रमोद और विनोद की स्वतंत्रता नहीं है। बाकी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। असेंबली जो हम बोलते हैं संगठन बना सकते हैं उसकी स्वतंत्रता है। शांति रूप से एक जगह बैठ के हम कोई चर्चा या कोई सभा कर सकते हैं
कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी अपना आवास बना सकते हैं, कहीं भी हम अपना व्यापार कर सकते हैं, जीविकापार्जन कर सकते हैं। ये सारे व्यवस्था है आर्टिकल 19 में। इन सब चीज़ों की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन मनोरंजन, आमोद प्रमोद, विनोद, ये सब की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। और प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19 के ए में ही आता है। आर्टिकल 19 के ए में प्रेस की स्वतंत्रता भी आता है। ठीक है, भाषण और व्यक्ति में ही प्रेस की स्वतंत्रता आती है। ठीक, उसके बाद हम संगठन बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं, और कहीं भी हम अपना व्यापार कर सकते हैं। इसी में आता था एक संपत्ति का अधिकार, जिसे अभी हटा दिया गया है। ठीक ना, इसे एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। ठीक, बाकी ये सारे अधिकार जितना भी अभी बोले हैं वो आर्टिकल 19 में है, लेकिन मनोरंजन, आमोद प्रमोद, विनोद, ये सब स्वतंत्रता के बारे में कोई चर्चा आर्टिकल 19 में नहीं किया गया है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय नागरिकता का लोप तब हो जाता है जब, देखिए, अगर हम किसी भी विदेशी नागरिकता स्वीकार करते हैं, अगर कोई विदेशी नागरिकता हम लेते हैं, अगर भारत के अलावा कहीं दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं, तो स्वतः भारत का नागरिकता समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे अक्षय कुमार कनाडा का नागरिकता लिए हैं और उनके पास भारत का नागरिकता नहीं है। बहुत सारे हैं अभी देश में जिनको भारत की नागरिकता नहीं है, और जब कोई व्यक्ति नागरिकता का परित्याग कर देता है तब भी उसे नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर सरकार किसी कारणवश, अगर मान लीजिए उसकी एक्टिविटी कोई देशद्रोह के रूप में हो, या सरकार उसे मान ले कि ये देश के हित में काम नहीं कर रहा है, तो सरकार उससे नागरिकता छीन लेती है। तो इस परिस्थिति में भी नागरिकता का लोप हो जाता है। तो अगर इस तरह बात करें तो हम आर्टिकल ए, बी और सी तीनों सही है। अगर विदेशी नागरिकता लेते हैं तब भी आपका नागरिकता चला जाएगा, अगर नागरिकता का परित्याग करते हैं तब भी नागरिकता चला जाएगा। अगर आप पे कोई ऐसा काम किया है जो देश के हित में नहीं हो, तो भारत सरकार उससे नागरिकता छीन लेती है। इस तरह भी नागरिकता का लोप होता है। तो तीनों ऑप्शन हमारा सही है। कि आर्टिकल 9 में बोला गया था ना कि अगर कोई विदेशी राज्य से, ये पहला नंबर है, ये 9 में बोला गया है कि अगर कोई विदेशी राज्य से आप नागरिकता लेते हैं तो आपका नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यह आर्टिकल 9 में बोला गया है कि ये विदेश से कहीं नागरिकता लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा तीनों ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। राज्यसभा किसी धन विधेयक को रोक सकती है। देखिए, कोई धन विधेयक को राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन तक रोक सकता है। अगर 14 दिन के बाद भी राज्यसभा उस विधेयक को पारित करके लोकसभा को नहीं देता है, तो उस विधेयक को स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। मैक्सिमम 14 दिन, मतलब कि धन विधेयक में राज्य सभा के पास कोई वैसा अधिकार नहीं है। वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना ये सलाह दे सकता है, वो भी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है लोकसभा। ठीक ना, तो ये 14 दिन तक रोक सकता है। अगर उसके बाद भी नहीं पारित करता है तो स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। देखिए, धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी पुष्टि लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक ना, कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। और कोई धन विधेयक राष्ट्रपति के संस्तुति पे प्रस्तुत किया जाता है। ये सारे बात को भी ध्यान में रखना है। ठीक ना, चलते हैं आगे। अच्छा, आप कमेंट में बताएं कि धन विधेयक आर्टिकल कितना में बोला गया है। ठीक है ना, धन विधेयक आर्टिकल कितना बोला गया। देखिए, जो क्वेश्चन हम पूछते हैं ना उसको आंसर दीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक ना, तो कुछ क्वेश्चन अगर बोलते हैं तो कमेंट में उसका आंसर ज़रूर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। तो बोला जाए अगर संयुक्त अधिवेशन है तो उसका अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी जो स्पीकर होता है। आर्टिकल 108, 8 ही है ना, आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक की बात कही गई है और इसका अध्यक्ष जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक, कोई डाउट? आर्टिकल 108 याद रखना है, संयुक्त अधिवेशन।
और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस वित्त मंत्री का नाम बताया जिसने सन 1952 में पहला आम बजट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन सीधा ये पूछा गया है कि भारत का पहला वित्त मंत्री कौन है, बस। और भारत का पहला वित्त मंत्री सनमुखम सेट्टी। सनमुखम सेट्टी जो है ये भारत के पहले वित्त मंत्री थे। ठीक, कोई डाउट? चलते हैं आगे। ये देखिए सीडी देशमुख जो है ना, ये आरबीआई के पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग संवैधानिक नहीं है? कौन सा आयोग है जो संवैधानिक नहीं है? अगर वित्त आयोग का बात करें तो आर्टिकल 280 संवैधानिक है। वित्त आयोग, चुनाव आयोग अभी देखे हैं 324, और संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 से है। तो इस तरह से हमारा ऊपर का 3 तो संवैधानिक है, जबकि योजना आयोग जो है असंवैधानिक है। ठीक ना, योजना आयोग असंवैधानिक है। इसे सरकार को सुगमता रूप से चलाने के लिए बनाया गया था। अब योजना आयोग को भी हटा के इसके जगह पे नीति आयोग लाया गया है। ठीक ना, क्या लाया गया? नीति आयोग। अब तो योजना आयोग भी नहीं, योजना आयोग को किस में बदल दिया गया है? नीति आयोग में। बाकी वित्त आयोग जो है वित्त विधेयक 280 में, और चुनाव आयोग 324, और संघ लोक सेवा आयोग 315 आर्टिकल से है। तो ऊपर का 3 जो है ये तो संवैधानिक है, जबकि योजना आयोग संवैधानिक नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन बिल कौन से वर्ष पारित किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक ना, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसी में 42वां संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता। ठीक है, और इसी में 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक, ये सारे बात 42वां संविधान संशोधन से 1976 में हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति। अगर उच्च न्यायालय की बात है तो ये 62 साल में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का, जबकि 65 वर्ष जो है ये सुप्रीम कोर्ट का है। कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ठीक ना, हाई कोर्ट का 62 साल और सुप्रीम कोर्ट का 65 साल, ये सेवानिवृत्ति की आयु है। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। लोकसभा की निर्वाचित 543 सीटों में अनुसूचित जाति के लिए कितना सीट का रिजर्वेशन है? अगर अनुसूचित जाति के सीट के निर्वाचन का बात करें टोटल 543 में, तो ये 79 सीट है। कितना? 79, 79 सीट रिजर्व है एसटी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। क्या उस व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य नहीं है? था, उस व्यक्ति को हम मंत्री के रूप में कर सकते हैं। ठीक है ना, इवन प्रधानमंत्री भी बन सकता है आदमी, अगर वो चुनाव हार गया हो या फिर सदस्य नहीं हो। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये है कि जब दिन वो मंत्री बना उसके नियुक्ति के 6 महीने के भीतर उसे संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक ना, कब? संसद का सदस्य 6 महीने के अंदर। बाकी वो ऐसा नहीं है कि बन नहीं सकता है मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे अपनी नियुक्ति के 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना होगा। ठीक, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब देखिए, राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी पार्टी को कम से कम वैध मत प्राप्त करने होंगे। अगर वैध मत का बात करें तो जितना भी वोटिंग हुआ है तो 4 या उससे अधिक राज्यों में 6% उसको लाना होगा, 6%। और एक चीज़ है कि उसमें उसे 3 राज्य में कम से कम 3 सीट जीतना होगा, 3 सीट सब जगह। तो ये 2 चीज़ है, ये 4 या अधिक राज्यों में वैध मतों का 6% उसको वोट अर्जित करना है, 4 या 4 से अधिक राज्य में, तब उसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये 6 हो गया।
अभी आप कमेंट में बताइएगा कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए कि भारत में कितने राष्ट्रीय दल हैं। ठीक, नेशनल पार्टी कितना है ये बताना है आपको कमेंट में। ठीक है, तो अब हो गया, इतना ही क्वेश्चन थे हमारे पास। हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से, एक एक क्वेश्चन को अच्छा से डिटेल में बताया है। आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही यूज़फुल हो आपके लिए। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप देखिएगा इसमें, इन सब में से सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन में तो 4-4 5-5 क्वेश्चन हो जा रहा है। इसे 30 ना देखें, ये 30 नहीं 90-100 के बराबर है। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो देखिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। सबको बहुत कम व्यूज़ आ रहा है, आप लोग पूरा वीडियो नहीं देख रहे हैं। शेयर कीजिए, बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है, ये चलते भी हम समझ सकते हैं इस बात को। तो सब जगह फैला दीजिए इसको। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।